Hello student, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश जो ग्रामर होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक जो है वो लेकर हम यहाँ पाए हैं। तो बोर्ड पर हम देखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब तक आप बेसिक जो चीजें होती है, जो बेसिक जो पॉइंट होती है, उसको हम लोग नहीं जानेंगे तो आगे के जो ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे उसको जानने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम बेसिक ग्रामर जो इज एम आर से जो स्टार्ट होता है, जो शुरू होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इज एम आर का अर्थ होता है हिंदी में है, हो, हूं होता है। इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस अर्थात तो वर्तमान काल में होता है, जिसमें तीनों क्रियाओं का प्रयोग हम अलग अलग जानेंगे। इसका जो प्रयोग होता है दिस, दैट, ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ प्रयोग करते हैं। आर का जो प्रयोग होता है वो दीज, दोज, यू, वी, दे तथा बहुवचन नेम के साथ होता है। और जो एम का प्रयोग होता है वो केवल आई के साथ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर सब अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वाक्य बनावट क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है। यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद से हम यहाँ पर लाएंगे इज एम आर, उसके बाद आएंगे कंप्लीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक शब्द दिया है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट का हिंदी अर्थ होता है पूरक, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जो शेष जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। बिना कंप्लीमेंट का वाक्य हमारा पूरा नहीं होगा। बिना कंप्लीमेंट के कोई भी जो सेंटेंस होता है वो पूरा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहां लिखा है दिस इज, दैट इज। अब यहां देखिए सारे बच्चे, यहां पर दिस इज के बाद यहां पर खाली स्थान है, दैट इज के बाद खाली स्थान है, यहां पर कोई शब्द नहीं है। ये जो दोनों जो सेंटेंस है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। ये वाक्य मतलब पूरा नहीं है, अधूरा वाक्य है। अब यहां पर आप जो भी यहाँ पर हम शब्द रखेंगे वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज यहां पर रख दीजिए बैट, यहां रख दीजिए दैट इज ए बाल। अब यहां देखिए इस वाक्य में बाल। अब इस वाक्य में देखिए यहां पर बैट और प्लस बाल, ये दोनों शब्द क्या हो गए? कंप्लीमेंट हो गए। अर्थात हमने क्या यहाँ पर सीखा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो शेष जो भाग होता है, जो शेष जो पार्ट होते हैं, वो कंप्लीमेंट होता है। आइए सबसे पहले हम यहां पर सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने यहां पर पढ़ा हमने। सब्जेक्ट सबसे पहले स्थान पर, उसके बाद से क्रिया इज एम आर, उसके बाद से कंप्लीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और हम आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, अवश्य होता है ध्यान देना। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई वाक्य आप इंग्लिश उसको बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उस वाक्य को एक से दो बार आप पढ़ो। पढ़ने के बाद से पता करो कि वाक्य किस टेंस का है, उसके बाद से उस वाक्य की सब्जेक्ट क्या है। अर्थात कोई भी वाक्य जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो दो बातों ज्ञान जरूरी होता है, टेंस और प्लस सब्जेक्ट। इन दो चीज के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। कभी भी वाक्य इसके बाद वाक्य आपका गलत नहीं होगा जब दो चीज का आवश्यक आपको ज्ञान रहेगा। तो अब देखिए यहां पर वाक्य हम पढ़ते हैं। वाक्य हमारा, वह एक डॉक्टर है, मैं एक विद्यार्थी हूं, तुम एक गायक हो, हम व्यस्त हैं, वे ईमानदार हैं। ये सारे वाक्य जो आपको बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान आ रहा है, यहाँ पे देखिए है, हो, हूं इसमें लगा है। सारे वाक्य अंत में क्रिया जो है, हो, हूं का प्रयोग हुआ है। अर्थात हमको पता चलेगा कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है। आइए हम पता करते हैं पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट क्या है। पहले वाक्य का सब्जेक्ट है वह है। तो अभी इसके जस्ट पहले आपको बताए हैं किसी वाक्य में जो क्रिया होती है, जो क्रिया का प्रयोग होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अब देखिए पहले वाक्य में वह एक डॉक्टर है, तो वह का अनुवाद क्या होगा? ही होगा। और ही के अनुसार यहाँ पे क्रिया क्या होगा? इज होगा। किसी भी, याद देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट, अर्थात एक वाक्य में हम एक ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा वह का अनुवाद हम क्या लिखेंगे? ही।
और ही के अनुसार यहाँ पर तीनों में से एक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज, यहाँ पर लिखेंगे इज। उसके बाद से हमारा क्या बचा, एक डॉक्टर, ये हो जाएगा ए डॉक्टर। पहला वाक्य हो गया आपका, ही इज ए डॉक्टर। दूसरा वाक्य है मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं का अनुवाद क्या हुआ, आई के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, आई एम। एक विद्यार्थी का अनुवाद क्या होगा, ए स्टूडेंट। यहां देखिए सारे बच्चे यहां पर ध्यान दो, यहां पर मैं का अनुवाद क्या हुआ, आई। अब देखिए आई, मैंने अभी बोला कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्रिया का प्रयोग करना है, तो यहां पर सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगा, आई, सॉरी एम होगा, एम होगा। तो आई एम, इसमें बचा का ए स्टूडेंट, मतलब एक विद्यार्थी, इसका अनुवाद क्या हो गया, ए स्टूडेंट। कंप्लीट वाक्य हुआ आई एम ए स्टूडेंट। तीसरा वाक्य तुम एक गायक हो, तो बेटा इसमें कर्ता क्या है, तुम, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ क्रिया क्या होगी, आर। यहां देखिए यू, सहायक क्रिया क्या होगा, आर। अब यहां पर एक गायक है तो क्या होगा, ए सिंगर। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाक्य हम व्यस्त हैं, हम का अनुवाद क्या होगा, वी के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, आर। यहां देखिए आर होगा, वी आर। व्यस्त क्या होगा, बीजी। देखिए आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। यहां देखिए वे ईमानदार हैं, बेटा वे का अनुवाद क्या होगा, दे के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, आर, दे आर। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। देखिए ये आपका टोटल वाक्य यहां पर बनकर तैयार हो गया है। एक बात और आपको हम बता दें बेटा, इसमें देखिए ऊपर से पहले वाक्य में जो डॉक्टर शब्द है, द्वितीय वाक्य में जो विद्यार्थी है, तीसरे वाक्य में जो गायक है, ये तीनों शब्द वाक्य में क्या है, नाउन है। और यहाँ पर देखिए चौथे वाक्य में जो व्यस्त शब्द यहाँ पर है, पांचवें वाक्य में ईमानदार है, ये दोनों जो है बीजी प्लस ऑनेस्ट शब्द क्या है, ये एडजेक्टिव विशेषण है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये भी सीखना है, ये भी ध्यान देना है कि इजमार के बाद जो है कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पर नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर, स्टूडेंट प्लस सिंगर, ये तीनों शब्द क्या है, नाउन है, और यहाँ पर बीजी, ऑनेस्ट, ये दोनों शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। अर्थात हमने ये सीखा कि इजमार के बाद जो है नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले नंबर पर हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से हम लाएंगे इजमार, इजमार में से कोई एक आएगा, उसके बाद से यहाँ पर जो है हमने नाट लिखना मैंने भूल गया, तीसरे स्थान पर नाट आएगा, उसके बाद से चौथे स्थान पर क्या होगा, कंप्लीमेंट। एक बार पुनः, सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, दूसरे स्थान पर क्या होगा, इजमार, इजमार में से कोई एक होगा, तीसरे नंबर पर क्या होगा, नाट, नाट का अर्थ क्या होता है, नहीं, और चौथे नंबर पर क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। देखिए हिंदी देखिए, वह एक नर्स नहीं है, दूसरे वाक्य में देखो तुम एक अभिनेता नहीं हो, देखिए वह अंधा नहीं है, लास्ट वाक्य में मैं नाराज नहीं हूं, देखिए ये चारों वाक्यों में यहां पर शब्द क्या है, नहीं नहीं है। तो नकारात्मक वाक्य मतलब होता है जिस वाक्य में नहीं शब्द होता है नकारात्मक होता है, अर्थात इन वाक्यों से नहीं का भाव प्रकट होता है, इन वाक्यों से क्या होता है, नहीं का भाव प्रकट होता है। तो ऐसे में हम इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया इजमार के बाद से नाट लगाते हैं। अर्थात यहाँ पर पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रिया होगा, और तीसरे स्थान पर क्या होगा, नाट होगा, और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। आइए वाक्य को इंग्लिश से हम ट्रांसलेट करते हैं। वह एक नर्स नहीं है, अब यहाँ वह का अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। अब बेटा सी सब्जेक्ट एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या होगा, इज होगा, यहाँ पर हम क्या लाएंगे, इज, सी इज। तीसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, नाट, यहाँ पर नाट हमने रख दिया, नाट हो गया। अब बचा क्या, एक नर्स हुआ, ए नर्स। देखिए कंप्लीट सेंटेंस होगा, सी इज नॉट ए नर्स। नेक्स्ट वाला देखिए, तुम एक अभिनेता हो, बेटा तुम की इंग्लिश क्या होगा, यू, सहायक क्रिया क्या होगा, आर, निगेटिव है, यहां पर नॉट लगा दीजिए। एक अभिनेता क्या होगा, एन एक्टर। देखिए एन का प्रयोग क्यों हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जिस नाउन का पहला अक्षर वावेल होता है
उसके पहले एक का अनुवाद क्या होता है, एन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया। चौथा नंबर देखिए, तीसरे वाक्य देखिए, वह अंधा नहीं है, वह का अनुवाद क्या हुआ, ही, और है का अनुवाद क्या होगा, इज, नहीं का अनुवाद क्या होगा, नॉट, और अंधा क्या होगा, ब्लाइंड। कंप्लीट वाक्य आपका हो गया, ही इज नॉट ब्लाइंड। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मैं नाराज नहीं हूं, बेटा मैं का अनुवाद क्या हुआ, आई, साइक्री आई के साथ क्या होगा, आई एम, निगेटिव है, नहीं का अनुवाद नॉट, नाराज का हो जाएगा बेटा एंग्री। देखिए आई एम नॉट एंग्री। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं यहां पर बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इनमें दोनों है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्यों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं। तो जिस ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे वाक्य हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है, क्या से, यानी कि बेटा जिन वाक्य में सबसे पहले जब आप शब्द क्या लगा होगा तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। यह पहचान वाक्य की देखिए, आप क्या शब्द है, यहां देखिए क्या शब्द है, दोनों क्या शुरू हुआ है। फिर से एक बार हम समझते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं, जिन वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, कैसे पहचानोगे, इस ऐसे वाक्यों के पहले क्या शब्द जुड़ा होता है और लास्ट में यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम, देखिए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, इसका नियम क्या है। इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आप क्या करो, उसमें क्रिया को बाहर निकाल दो। और क्रिया बाहर कैसे निकलेगी, अब देखिए रूल देखिए स्ट्रक्चर, पहले नंबर पर वर्ब आ जाएगा, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, तीसरे स्थान पर कंप्लीमेंट होता है। तो बेटा ध्यान दीजिए, कभी भी क्रिया का जो प्रयोग करेंगे हम, तो क्रिया का प्रयोग अर्थात वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही करोगे, चाहे किसी भी टेंस में कोई भी यूजेज हो। क्लियर हुआ। अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, रवि है, रवि है, वाक्य टेंस का है प्रेजेंट अर्थात इजमार का है। अब यहाँ पर रवि है, रवि हम एक वचन सब्जेक्ट है और एक वचन के साथ यहाँ पर क्रिया क्या होगा, इज होगा। और एक बात और बेटा कि कभी भी जब भी क्रिया को बाहर आप निकालेंगे तो सबसे पहले अक्षर कैपिटल होगा। कोई भी वाक्य सिंपल हो, निगेटिव या प्रश्नवाचक हो, जब भी कोई शब्द पहला स्टार्टिंग करोगे तो आपका पहला शब्द मतलब शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल अर्थात बड़ा अक्षर होगा। तो यहाँ पर इज आएगा, इज का आई क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये आपका होगा इज। सेकंड नंबर पर क्या रूल कर रहा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि का आर कैपिटल होगा। देखिए इज रवि, उसके बाद से कंप्लीमेंट क्या है इसमें, एक पायलट, यहाँ पर लिखेंगे हम ए पायलट। देखिए वाक्य बन गया आपका, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बेटा इस वाक्य में आपको ध्यान देना होगा, आपका यहाँ पर वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है। अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य नहीं देंगे तो वाक्य यहाँ पर गलत माना जाएगा। भले ही आपका वाक्य सेंटेंस सही है लेकिन गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस गलत होगा। इसमें दो बातों को ध्यान आपको देना जरूरी है कि जब भी आप किसी वाक्य में क्रिया को बाहर निकालते हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा और ऐसे वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना आपका जरूरी होगा। नहीं देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह तो वाक्य आपका गलत माना जाएगा। सेंटेंस नीचे देखिए, दूसरा वाक्य देखिए, क्या तुम बहादुर हो। बेटा इस वाक्य में अब हमको देखना है क्रिया यहाँ पर बाहर क्या निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर इजमान में से तीनों में से क्या निकलेगा, देखिए सबसे पहले इस वाक्य का कर्ता के हम बारे में पता करते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है बेटा, यू। और बेटा यू के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, आर होती है। यू के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, आर, अर्थात बाहर क्या निकलेगा, आर निकलेगा सहायक क्रिया। और आर का एक क्या होगा, कैपिटल आर हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा बेटा इसमें, यू, आर यू। बहादुर की इंग्लिश क्या होती है, ब्रेव। देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया आपका, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हुआ, आर यू ब्रेव। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब उसके बाद से आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, उसका भी दो वाक्य हम लिखते हैं। देखिए नीचे, क्या विजय एक अध्यापक नहीं है।
एक वाक्य और ले लीजिए यहां पर, क्या वे ईमानदार नहीं हैं? देखिए इन दोनों वाक्यों को देखिए यहां पर, क्या विजय एक अध्यापक नहीं है? इस बात देखिए यहां पर वाक्य शुरू में यहाँ पर क्या शब्द है और यहां नहीं भी है। सेकेंड वाक्य में देखते हैं हम, यहां वाक्य शुरू में क्या है और इसमें क्या बेटा नहीं भी है। देखिए ध्यान से, तो वाक्य यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या देखिए, यहाँ पर नियम देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका मतलब हुआ कि वाक्य प्रश्नवाचक भी हो प्लस नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी होना चाहिए, अर्थात उसमें क्या के साथ यहाँ पर नहीं है। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका ये लागू होगा, स्ट्रक्चर कौन होगा, ये लागू होगा। इसमें आपको हमें करना यह है कि आप इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा आपका वाक्य बिल्कुल सही। तो सबसे पहले नंबर पर क्या होगा बेटा, इजेमार में से कोई एक क्रिया होगा, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लाएंगे, तीसरे स्थान पर नॉट लाएंगे और चौथे स्थान पर क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। अब देखिए इसमें तो क्या विजय एक अध्यापक नहीं है, इसमें विजय क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें इसके साथ सहायक क्रिया क्या निकलेगा, इज, और विजय का क्या होगा, विजय, इज विजय। अब देखिए तीसरा स्थान पर क्या है, नॉट, इज विजय नॉट ए टीचर, और लास्ट में बेटा प्रश्नवाची चिन्ह होगा। देखिए कंप्लीट वाक्य, इज विजय नॉट ए टीचर। आप जो वाक्य यहां पर ट्रांसलेट हुआ है देखिए, इसको आप स्ट्रक्चर से मिलाओ, सेम स्टेप आपको देखिए मिलना चाहिए। पहले नंबर पे क्रिया हो गया, सेकंड नंबर देखिए कर्ता हो गया, और तीसरे स्थान पे यहाँ पर देखिए क्या हो गया, नॉट हो गया, और चौथे नंबर पे बेटा क्या होगा, कंप्लीमेंट। इस वाक्य में कंप्लीमेंट क्या है, ए टीचर हो गया। एकदम बिल्कुल यहाँ स्ट्रक्चर से वाक्य आपका मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। कभी भी आप वाक्य का ट्रांसलेट करो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, कभी वाक्य आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा, पूरे जीवन भर नहीं गलत होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वाक्य, क्या वे ईमानदार नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बेटा, वे, और वे का अनुवाद क्या होता है, दे होता है। तो यहाँ पर देखिए साइकिल क्या निकलेगा, आर, दे। देखिए तीसरा शब्द क्या होगा, नॉट ऑनेस्ट। देखिए कंप्लीट वाक्य हो गया, आर दे नॉट ऑनेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो टॉपिक हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, यूज ऑफ इजेएमआर का, ये खूब अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। All